अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सन 2011 से लेकर और 2020 की दहाई में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 211 कंपनीज़ ने 5,700 रुपये मुनाफा कमाया। ये हुकूमत पाकिस्तान की माली साल 2021 की जो टैक्स आमदनी बनती है उससे भी ज़्यादा रकम है और इसका आधे से भी ज़्यादा यानी 3,000 अरब रुपए इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की सूरत में बांटे। डिविडेंड का मुनाफा एक बहुत बड़ी वजह होती है जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए यानी तकरीबन 10 साल के अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मुवाजना मैं प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ। कुछ सिमिलैरिटीज़ है, मसलन एक प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं 10 साल में, हर साल आप उस पर ज़ाहिर किराए की सूरत में मुनाफा कमाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह होती है। फिर अगर 10 साल बाद ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाते हैं प्रॉपर्टी के अक्सर, तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा वहाँ से भी होता है, लेकिन जो हर साल आप कमा रहे हैं वो तो फिक्स मुनाफा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप जब लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए, तो आप डिविडेंड की सूरत में हर साल मुनाफा कमाते हैं और जो शेयर्स आपने ख़रीदे हैं उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो मार्केट गिर रही है, ऊपर जा रही है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर साल अपना मुनाफा कमाते हैं। और 10 साल बाद अगर आपको लगता है कि अब आपको मार्केट से निकलना है, तो आप इंतज़ार करते हैं जब मार्केट चढ़ी हुई हो तो आप शेयर्स बेच के, जब स्पेशली उसके प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हुए हों, वो मुनाफा अलग से कमाते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में तो ज़ाहिर है जब बेचेंगे थोड़ा सा वो हैसल होता है, पेपर वर्क वगैरह, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, उसका कोई टुकड़ा नहीं बेच सकते। स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में एक ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए प्रॉपर्टी की तरह, आप 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 5 लाख तक भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। दूसरा ये लिक्विड होती है, जब आप बेचने चाहते हैं तो चाहे पूरी बेच दें, चाहे उसका 50% बेच दें, शेयर्स का जितना बेचना चाहे बेच सकते हैं। डिविडेंड के अंदर हर साल ज़रूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिले। कुछ कंपनीज़ हैं जो 10 साल में हर साल आपको डिविडेंड देंगी, लेकिन कुछ होती हैं जो हर साल डिविडेंड नहीं भी देती। तो अगर आपको डिविडेंड को और अच्छे से समझना है तो इस पर मैंने एक समा मनी पे वीडियो की थी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बगैर शेयर बेचे स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाएं। उसमें शेयर गिर भी जाते हैं जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसकी प्राइस नीचे भी चली जाती है, तो भी डिविडेंड से आप पैसे कमाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। वो वीडियो मैं रेकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखें। वापस आते हैं टॉपिक पे कि मैं तो सिर्फ 211 कंपनीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने इतना प्रॉफिट और इतना डिविडेंड दिया। स्टॉक मार्केट पे तो 550 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है जो कि 35 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड की जाती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं और उन सेक्टर्स के अंदर भी कौन सी कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। इस वीडियो को करने के लिए मैंने पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं। ये मज़ाक कर रहा था, किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिए। ये पेड वीडियो नहीं है और ना ही मैं लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो जो दी गई मालूमात है उसकी आप तहकीक खुद से भी कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन कर लीजिएगा और अपनी रिसर्च करने के अलावा इस चीज़ को मशवरा मत समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद जो है वो बेसिकली फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस है, आपकी आगाही है। और अगर मेरे मुंह से मशवरे का वर्ड निकल भी जाए तो उसका मतलब मेरी राय है, फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और होपफुली अगर आप वीडियो के एंड तक रुकते हैं तो इसको अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कीजिएगा, अपने सर्कल्स में शेयर कीजिएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो 550 कंपनीज़ थी उसको शॉर्ट लिस्ट किया 211 कंपनीज़ में। ये वो कंपनीज़ है जिन्होंने अपने प्रॉफिट का यानी मुनाफे का कम से कम 10% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में दिया। तो ये लिस्ट कम छोटी हो गई, 211 पर आ गई। और इसमें ज़ाहिर है ये सिर्फ डिविडेंड की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी होंगे जो बड़े हॉट स्टॉक्स होते हैं, जैसे टीआरजी है जिसकी जो शेयर होल्डर्स को प्राइस गेन की सूरत में बहुत रिटर्न दे चुकी है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होंगी क्योंकि वो डिविडेंड नहीं देते या बहुत कम डिविडेंड देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये टोटल रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ वो रिटर्न है जो आप डिविडेंड की सूरत में मुनाफा कमाते हैं। आपकी जो शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे जा रही है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी चीज़ कि ये डेटा 2020 तक का, इसलिए कि 2021 जो अभी ख़त्म हुआ उसका भी पूरे साल का डेटा नहीं आया, तो वो साल मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कौन से सेक्टर्स जो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया। तो स्टॉक मार्केट में वैसे तो 35 सेक्टर हैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस था, रिसर्च थी डिविडेंड की अमाउंट की बुनियाद पे, ये टॉप 10 सेक्टर्स हैं जो मैंने निकाले हैं, जिसमें ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स टॉप पर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए ये सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मार्केट का उनके लिए चाहिए नई इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ है, फिर फर्टिलाइज़र है, फिर पावर जनरेशन है, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, टेक्नोलॉजी और फिर टोबैको। तो ये टॉप 10 सेक्टर्स हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में बात करूंगा जो नंबर 1 पर आ रहा है, और क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाकी सेक्टर्स को फिर फीचर वीडियोस में डिपेंडिंग ऑन के इस वीडियो का रिस्पांस क्या आता है, एंगेजमेंट और डिमांड कितनी आती है। तो आज बैंकिंग सेक्टर पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर मैंने ओवरऑल टॉप 25 कंपनीज़ भी देखूँ डिविडेंड के हिसाब से, तो उसमें जो 8 कंपनीज़ है वो बैंक्स हैं, यानी बैंक्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। और इनमें से
समझ ले 20 लिस्टेड बैंक्स हैं और शॉर्ट लिस्ट हो के 14 इस डेटा एनालिसिस में थे, जो मैंने कंडीशन सेट की थी 10% वाली, डिविडेंड 10% होना चाहिए। तो उन 14 में से भी 8 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले यानी 2011 से 2020 के दरमियान हर साल डिविडेंड दिया, और एक बैंक ऐसा है जिसने 9 साल दिया। बाकी ने भी किसी ने 7 साल, 6 साल, और एक दो ने 5 साल से कम भी दिया। तो अगर 8 ऐसे हैं जिन्होंने हर साल डिविडेंड दिया, तो ये समझ लें ये ऐसे ही है कि मकान पे हर साल आपको किराया मिला, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह सेफ़। बैंक्स क्यों इतना डिविडेंड दे रहे थे पिछली दहाई में, यानी 2011 से 2020 के बीच में? उसके लिए एक जो बड़ी वजह थी, इनके डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, और एक टेक्निकल टर्म होती है कैपिटल एडेक्वेसी रेशो। इस पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा इस वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपने किसी को इंटरेस्ट है तो मैंने बिज़नेस रिकॉर्डर पे एक फ़ीचर लिखा है, उस अखबार की वेबसाइट पे जाके, इनफैक्ट मैं लिंक भी डाल दूंगा, वो आप पढ़ लें। उसमें इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये बैंक्स जो हैं इनके पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस 10 साल के अरसे को हम फोकस कर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई थे। स्पेशली अगर हम देखें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से वो कुछ 14% के करीब थे, और कुछ सालों तक डबल डिजिट में ही रहे। फिर एक फ़ेज़ आया था कि 10% से नीचे भी आ गए थे, लेकिन आखिरी 2-3 साल में, आई थिंक तकरीबन 2 साल में फिर 10% से ऊपर 13% तक भी चले गए थे, उससे भी शायद ऊपर चले गए थे। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव रिटर्न था, रिस्क इसमें कोई था नहीं। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो बैंक्स थे बड़े बड़े, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए। इनफैक्ट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले 30% जो है वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता था, और 70% तक जो है वो बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग दी जाती थी, जो कि रिस्की होती है। वो उल्टा हो गया। इनफैक्ट 50% से ज़्यादा इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रिस्क फ्री थी। कुछ बैंक्स ने तो 70% तक भी इन्वेस्ट कर दिया, और उनको अच्छा रिटर्न मिला। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें अगर 1 खरब रुपए के डिपॉजिट्स पड़े हुए एक बैंक के पास, और वो उसका 50% यानी 500 अरब 10 साल के लिए पीआईबी में इन्वेस्ट करता है, और जो उसका एवरेज रिटर्न बन रहा था वो फ़र्ज़ करें 12% के हिसाब से, ये सीधा सीधा 60 अरब रुपए का विंडफॉल प्रॉफिट है, बगैर कुछ किए, बगैर कोई रिस्क किए, सिर्फ इसलिए कि उसका पैसे बहुत सारे थे और उस पर रिटर्न अच्छा मिल रहा था। तो इस तरह से बैंक्स ने प्रॉफिट बनाए, और यही वजह है कि आपको जो ये लिस्ट है इसके अंदर आपको मीज़ान बैंक के अलावा, जिस पे मैं आगे जाके मज़ीद बात करूँगा, ऐसा इस्लामिक बैंक्स की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। ऑब्वियसली इस्लामिक बैंक्स को ये डिसएडवांटेज है यहाँ पर। ये जो हमारे बैंक्स का लव अफेयर है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के साथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ, इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्रॉफिट मैगजीन के लिए मैंने आर्टिकल लिखा था आई थिंक 2017 में, उसका भी लिंक शेयर कर लूँगा। जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं इनकरेज करूँगा वो पढ़ लें, तो उनको हमारी बैंकिंग का समझ में आएगा, ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं। अब इसमें जो टॉप बैंकिंग स्टॉक्स थे उनकी बात कर लेते हैं, किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। इसको देखने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि किसने ज़्यादा डिविडेंड में पैसे दिए, दूसरा ये कि अपने प्रॉफिट का किसने ज़्यादा यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर होल्डर्स को दिया। तो पहले इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड अमाउंट देख लेते हैं, यानी कि कितने पैसे डिविडेंड की मद में दिए। इसमें एमसीबी टॉप पर आ रहा है नंबर 1 पे, तकरीबन 230 अरब रुपए का इसने मुनाफा कमाया, जिसमें से 169 अरब रुपए जो है इसने डिविडेंड में दिए। यानी ये समझ लें कि एमसीबी ने सिर्फ डिविडेंड में इतना पैसा दिया है जितना किसी और बैंक ने प्रॉफिट में भी नहीं कमाया, सिवाय एचपीएल और यूबीएल के, जो कि बड़े बैंक्स हैं। फिर ऑब्वियसली एचबीएल है, बड़ा बैंक है, यूबीएल है, अलाइड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इस तरह से ये 10 टॉप बैंक्स हैं जिन्होंने, और मीज़ान इसमें आ रहा है तकरीबन आई थिंक 7वें नंबर पर। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका भी है कि जो बैंक्स ने मुनाफा कमाया उसका कितना फ़ीसद शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की मद में दिया। तो यहाँ पर लिस्ट थोड़ी चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस लिस्ट में आपको मीज़ान बैंक नज़र नहीं आएगा टॉप 10 में। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको टॉप पे नज़र आएगा, जिसने अपने मुनाफे का 84% शेयर होल्डर्स को दिया। फिर नेशनल बैंक है 76%, फिर एमसीबी, और फिर बैंक ऑफ खैबर आ रहा है 71% अपने मुनाफे का शेयर होल्डर्स को दे दिया। और फिर नीचे जाके यूबीएल, और फिर एचबीएल कहीं 8वें नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये मुनाफे की शरह के हिसाब से हम देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर फ़र्ज़ करें दोनों लिस्ट का टॉप बैंक ले लें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिसने 84% दिया मुनाफे का, और एमसीबी जिसने 169 अरब रुपए दिए, तो इनमें से दोनों से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर थी, किससे ज़्यादा रिटर्न मिला? अच्छा, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों में ही आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि डिविडेंड पर शेयर कितना था, यानी हर शेयर पे कितना मुनाफा हुआ। वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि यार किस बैंक ने आपको ज़्यादा मुनाफा दिया। तो हर शेयर पे मुनाफा निकालना पड़ता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि 10 साल एक बड़ा लंबा अरसा है, और मुनाफा यानी डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए आपको जो टोटल डिविडेंड अमाउंट है उसको नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करना होता है, आउटस्टैंडिंग शेयर से। और 10 साल के अरसे में हो सकता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कांस्टेंट ना रहें, बहुत हद तक मुमकिन है।
किसी बैंक ने सेकेंडरी इशूइंग कर दी हो, राइट्स इशू कर दी हो, तो शेयर्स की तादाद ऊपर नीचे हो गई हो, तो ये एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा। लेकिन हम अस्यूम कर लेते हैं समझने के लिए कि 10 साल पहले जितने शेयर्स थे एमसीबी के और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, 10 साल बाद भी उतने शेयर हैं, तो फिर हम डिविडेंड पर शेयर निकाल के देखते हैं। तो एमसीबी का जो बनता है तकरीबन 143 रुपये पर शेयर, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बनता है 21 रुपये पर शेयर। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज़ देखने की जो है ज़रूरत है कि ये जो है ना, ये सिर्फ डिविडेंड का प्रॉफिट है, ये टोटल रिटर्न नहीं है जो मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, क्योंकि ये आपने जो डिविडेंड में मुनाफा कमाया वो है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो शेयर प्राइस किसका ज़्यादा बढ़ा, अगर उन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो टोटल रिटर्न बनता है। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर ऑप्शन था। इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने डिविडेंड से मुनाफा और शेयर प्राइस गेन से मुनाफा उनका कंपैरिजन किया है समा मनी पे। उसका भी लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को नहीं लंबा करते, वापस आते हैं। टोटल रिटर्न की एक एग्जांपल दे देता हूँ चले आपको। अगेन मैं अस्यूम कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम ही है 10 साल के अंदर, ताकि डिविडेंड पर शेयर की हम एक वैल्यू निकाल सकें। तो अगर हम इस हिसाब से मवाजना करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड या एमसीबी इन दोनों के मुकाबले में मीज़ान बैंक बेहतर रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो उसने सिर्फ अपने मुनाफे का सिर्फ 45% यानी आधे से भी कम दिया है शेयर होल्डर्स को। मीज़ान बैंक का डिविडेंड पर शेयर 25 रुपये है, जो एमसीबी से तो बहुत कम बनता है, यानी हर शेयर पे 25 रुपये का उसने आपको मुनाफा दिया, जो कि 2.5 लाख रुपए बनते हैं 10 सालों के 10,000 शेयर्स पे। लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो 8 रुपये से बढ़ के 91 रुपये पे चली गई इन 10 सालों में, जो कि 11 गुना इजाफा है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ, 2.5 लाख ये और 11 गुना इजाफे के हिसाब से 8,80,000 की मुझे वो 10,000 शेयर पे वो प्रॉफिट अलग होगा, तो ये टोटल प्रॉफिट मेरा 11,30,000 बन जाता है। यानी हर साल इसने आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल किया। अब ये तो डबल शाह बन गया, सॉरी ये मजाक था। इनफैक्ट प्राइस गेन की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा फैक्टर था, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर तो 25 रुपये बना, जो एमसीबी से काफ़ी छोटा है। एमसीबी की तरफ अगर मैं टोटल रिटर्न की बात कर लूँ तो उसका जो है शेयर प्राइस इस अरसे में 108 से 180 पर गया, यानी डबल भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर अगर टोटल रिटर्न निकालते हैं तो वो मीज़ान बैंक से बहुत कम बनता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो खैर उसका भी कम बनता है। तो मीज़ान बैंक इस लिहाज से बेहतर बैंक रहा, और यही वजह है कि ये एक एनालिस्ट के मुताबिक ये नंबर 1 बैंक था इन 10 सालों में परफॉर्मेंस की और शेयर होल्डर रिटर्न के हिसाब से। इसने अपने, हालांकि मीज़ान बैंक के बारे में ये कहा जाता है, और मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि भाई ये तो इस्लामिक बैंक है, तो लोग ज़रा शरिया को लेकर ज़ाहिर उसको मीज़ान बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए उसकी ग्रोथ आई है। बट उनका ये मानना है कि नहीं, ये गलत है ये तासर, क्योंकि मीज़ान बैंक की क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी है, इन्होंने और बहुत सारी ब्रांच नेटवर्क को ग्रो किया है। तो बैंक्स के पास जब एक्स्ट्रा पैसा तो वो क्या करते हैं, या तो वो अपने आप को ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करने में वो पैसा खर्च करते हैं, या फिर शेयर होल्डर को रिटर्न में दे देते हैं। तो एमसीबी, नेशनल बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन लोगों का आप देखें 74%, 76%, 84% अपने मुनाफे का शेयर होल्डर को दे दिया। इन्होंने शायद एक्सपेंड नहीं किया उस तरह से, लेकिन मीज़ान ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है। इनफैक्ट पिछले साल ही ये सबसे बड़ा बैंक बन गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट के ऊपर। ये तो बात हो गई पिछले 10 सालों की, 2010 से लेकर, सॉरी 2011 से 2020 की। अब इसकी बुनियाद पर अगले 10 साल का मुनाफा तो नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते। इससे कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा सेक्टर है, फिर उसके अंदर कौन सी कंपनीज है वो भी बता दी, लेकिन अगले 2 साल में या 5 साल में या 10 साल में क्या होगा। तो इस पर जब मैंने बात की कुछ एनालिस्ट से, एक दो से, तो उनका ये मानना है कि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से 1-2 साल तो अच्छे रहेंगे प्रॉफिट, लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग और तगड़े डिविडेंड उन्होंने उन 10 सालों में दिए, शायद इतने अच्छे डिविडेंड अगले 10 सालों में ना दें। बहरहाल 10 साल लंबा अरसा है, हो सकता है उससे बेहतर भी दे दें, बट एनालिस्ट का ये मानना है इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है। और उसकी 2-3 वजूहत हैं। इसको समझने के लिए आपने ये देखना होगा, देखें बैंक प्रॉफिट कितना कमाएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाएगा, जितना एक्स्ट्रा कैश होगा, वही डिसाइड करेगा कि वो डिविडेंड देता है या नहीं देता। और ऑब्वियसली ग्रो करेगा, डिविडेंड अच्छा देगा, तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है और शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जिसको अफेक्ट कर सकती हैं, तो एनालिस्ट का कहना है कि इस वक्त तो 2 चीज़ें, 2 खतरे नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है इनके पास जो ये प्राइवेट सेक्टर को जो रिस्की लैंडिंग होती है वो नहीं करते थे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते थे। अब स्टेट बैंक ने कहा भाई 5% आप ये जो हाउसिंग फाइनेंस स्कीम लेकर आए, इधर आपने लगाना है अपने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 5% के डिपॉजिट का मज़ीद जाएगा रिस्की एसेट्स में, जो डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये रिस्की होगा, तो वो जो रिस्क फ्री मज़े के पैसे आ रहे थे वो नहीं आएंगे इतने आराम से। तो 5% का यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, जो कि रिटेन्ड अर्निंग को मुतासर कर सकता है, यानी मुनाफे को मुतासर कर सकता है। तो ये शायद अगले
5-10 साल में। इनफैक्ट एक एनालिस्ट कह रहा था कि एमसीबी ने पहली मर्तबा 15 सालों में जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी डिविडेंड की, उससे थोड़ा सा कम दिया है। तो ये ऑलरेडी एक साइन नज़र आ रहा है कि चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई कि वो जो ज़बरदस्त स्टेलर रन था शायद वो उतना ज़बरदस्त ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक स्टेट बैंक नया रेगुलेशन लेकर आया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें होता ये था कि बैंक प्रोविजनिंग करता है नहीं, जब किसी को कर्ज़ा देते हैं तो अगर वो कर्ज़ा डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर वो लॉस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब ये अगर स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है तो होगा ये कि जिस वक्त कर्ज़ा दे रहे हैं उस टाइम पे आपको लॉस बुक करना पड़ेगा उसी वक्त। तो इससे ये होगा कि एडिशनल कैपिटल लॉक होगा, फिर रिटेन्ड अर्निंग जो है उसको ये रिड्यूस कर सकता है। अगेन उसकी वजह से आपको डिविडेंड देने की जो बैंक की सलाहियत है उस पर वो मुतासिर होगी। तो ये 2 ख़तरे हैं। उसके अलावा तीसरा ख़तरा जो है वो एनालिस्ट नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, वो हम आपको बताते हैं बिज़नेस जर्नलिस्ट, ठीक है। उसका ये होता है कि आपने ख़बरें फॉलो करनी होती है, जिस सेक्टर को आप जिसमें इन्वेस्टेड हैं उसकी ख़बरें पढ़ें, और फिर उस सेक्टर के अंदर जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड हैं, जिन शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी के बारे में ख़बरें पढ़ें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी कोई चीज़ हो जाती है अचानक जो कि पता ही नहीं होती है, अचानक से कंपनीज़ को शायद आइडिया होता है लेकिन इन्वेस्टर को नहीं पता होता क्योंकि वो बाहर बैठे हुए होते हैं। तो एकदम से चीज़ वो बम फुटता है, फिर आप बैठे होते हैं यार ये क्या हो गया, तो वो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती उस तरह से, उसके शेयर भी गिरते हैं। इसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ कि नेशनल बैंक का अगर आप नोट करें इन 10 सालों में, हालांकि वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से अभी भी दूसरे नंबर पे या फिर तीसरे पे, लेकिन आखिरी 4 सालों में इस दहाई के उन्होंने डिविडेंड दिया ही नहीं, क्योंकि एक कोर्ट में केस चल रहा था पेंशन को लेके मुलाजमीन की, और उस पर प्रेस में कवरेज आई है काफ़ी। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आइडिया हो गया होगा, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इनको मना भी किया गया था कि डिविडेंड मत दें, शायद स्टेट बैंक की जानिब से, बट मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने 4 सालों में डिविडेंड नहीं दिया। तो 4 सालों का डिविडेंड ना देने के बावजूद इतना डिविडेंड है। तो ऑब्वियसली जो सियाने होंगे उन्होंने जब खबरें पढ़ी होंगी उनको आइडिया हो गया होगा, वो फ़ौरन नेशनल बैंक से निकले होंगे और किसी दूसरे बैंक में चले गए होंगे, और वो गलती से एचबीएल में चले गए होंगे तो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह। एचबीएल के ऊपर भी एक इनफैक्ट मैंने एक प्रॉफिट में एक स्टोरी की थी, और मैं रेकमेंड करूँगा अगेन फाइनेंस के, बैंकिंग के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर उसको पढ़ें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से, ये बैंकर्स पैसा कैसे बनाते हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं होती। तो उसको न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कोई पेनल्टी लगाई थी, आई थिंक अगर मुझे याद है सही, $225 मिलियन की। वो 3 साल की रिटेन अर्निंग खा गई थी। तो वो किसी को पता नहीं था, वो चीज़ इन द मेकिंग थी, अंदर लोगों को आइडिया होना चाहिए था। स्टोरी भी मेरी इसी बारे में थी वो, उसका मैं लिंक शेयर कर लूँगा। लेकिन जब वो न्यूज़ आई है तो ऑब्वियसली 3 साल का मुनाफा एक झटके में गया, तो वो उसने ज़ाहिर डिविडेंड रिड्यूस किए। तो जो पहले 4-5 साल में स्टेडी ग्रोथ थी डिविडेंड्स की, इनफैक्ट आखिरी चौथे 5वें साल में तो एमसीबी से भी ज़्यादा एचबीएल डिविडेंड दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो आखिरी साल थे, इस पेनल्टी के चक्कर में एचबीएल का सारा जो डिविडेंड है वो ख़राब हो गया, कम हो गया। इनफैक्ट एमसीबी के मामले में आधा भी हो गया था। तो इस वजह से वो डिविडेंड में आप देखें ना, वो 8वें नंबर पे लिस्ट में, वो 52% दिया अपने प्रॉफिट का। क्यों? क्योंकि सारा वो अच्छा खासा अमाउंट वो पेनल्टी में चला गया। तो ये वाली ख़बरें होती हैं। और उसमें भी आप देखें कि एचबीएल की जब ये न्यूज़ आई थी मार्केट में, मुझे याद है कि 6 दिन तक लगातार, अगर मैं सही मुझे याद है तो 6 दिन तक लगातार उसको लोअर लॉक लगता रहा था, उसका शेयर इतना बुरी तरह गिरा था। तो जो पहले दिन निकल गया होगा, उसने जो पहले 5 साल के अच्छे डिविडेंड लेके उसके बाद वो कहीं और एमसीबी में या किसी और बैंक में, मीज़ान में, इधर उधर घुस गया होगा। टाइमली डिसीजन, तो यही होता है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इतने अच्छे पैसे बनाते हैं ना, वो टाइमली डिसीजन लेते हैं। और आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो यार दिन के 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना खबरें पढ़ने के लिए। ओके, और दूसरा इस तरह के चैनल जैसे मैं कर रहा हूँ, अब मैं तो वैसे ही 3 हफ्ते बाद शायद ये वीडियो कर रहा हूँ या 2 हफ्ते बाद। तो इस तरह के चैनल्स आप देखें, आपकी एजुकेशन होगी, लिटरेसी होगी फाइनेंशियल, लेकिन ख़बरें टाइमली देने के लिए आप न्यूज़ पब्लिकेशन को फॉलो करें। तो जब मैं किसी पब्लिकेशन का हिस्सा था तो मैं भी रेगुलर करता था, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो ये रेगुलर मैं आपको अपडेट नहीं कर सकता। तो आपने कोई ना कोई फाइनेंशियल पब्लिकेशन फॉलो करनी होती है। यहीं आके बिज़नेस जर्नलिस्ट का रोल आ जाता है कि ज़ाहिर है हमने भी रोज़ी कमानी है, और हमारे कुछ सीनियर्स कहते हैं कि कोई और भूखा मर जाए तो मर जाए, बिज़नेस जर्नलिस्ट नहीं मरेंगे, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस पे लोग पैसे बनाते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, और मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में बात, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगले सेक्टर्स पे फिर बाद में उनकी आप ही डिटेल देखेंगे, आउटलुक देखेंगे, उनमें अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है मेरे पास, मुझे एनालाइज़ करना है। तो फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। एज़ अ फेवर टू मी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अभी तक देख रहे हैं तो इसको अपने सर्कल्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में इसको ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। और जिन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन से, उन तक पहुँचाएँ। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।